क्लास 12 के मैथ्स के पेपर के लिए यहाँ पे कुछ ही घंटे बाकी है और मन में कहीं ना कहीं डर सता रहा होगा कि कल का पेपर कैसा जाएगा, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का वीडियो अगर आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लिया, चीजों को समझ लिया, तो डेफिनेटली कल के पेपर में जो है आप बढ़िया ही करोगे। ये पेपर में भाई जो है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कुछ लास्ट मिनट के हैक्स जो कि आपके स्कोर को एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं, है ना। फिजिक्स के टाइम पे भी आपको मैंने मदद करी थी, केमिस्ट्री के टाइम पे भी मदद करी थी, और मैथ्स में भी डेफिनेटली आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और अभी जो है ना कल के पेपर के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, क्योंकि अभी जो है आपको जेई, बिटसेट, वीआईटी, ट्रिपल ई के लिए भी कई तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स हम यहाँ पे लेके आएंगे। साथ ही साथ इनके लिए जो है बेस्ट प्लान क्या रहेगा कि बचे हुए टाइम में हम इन एग्जाम्स को अच्छे तरीके से क्रैक कर पाए, और कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर मान लो आपको जेई को लेकर उतनी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं थी, बोर्ड लेवल पे ही प्रिपरेशन है, तो ये बिटसेट हो गई, वीआईटी, ट्रिपल ई एग्जाम हो गई, इनको जो है आप उनके लेवल तक पहुंचते हुए भी गिवन टाइम के अंदर क्रैक कर सकते हो। तो उनसे रिलेटेड भी जो है मैं आपको यहाँ पे चीजें बताऊंगा। प्लस इनके जो है आपकी क्रैश कोर्सेज भी हम बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं, जो कि आप गिवन टाइम के अंदर अगर अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन कर लेते हो तो ये एग्जाम्स को जो है एक बढ़िया स्कोर आप निकाल सकते हो। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया एमसीक्यूज की, क्योंकि मैथ्स के अंदर टोटल आपको 20 एमसीक्यू देखने को मिल रहे वाले हैं। अगर इनमें से मेजॉरिटी आपने सही कर ली है तो यहाँ पे एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, अगर भाई एमसीक्यू के टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शन में 0 या फिर 1 दिख जाए तो उसी को टिक कर देना, ठीक है ना। मतलब ये हम जो है एनालिसिस के बेसिस पे कह रहे हैं कि पिछले 5 साल के पेपर उठाए, उनके एमसीक्यूज देखे, तो ये चीज हमें जो है पल्ले पड़ी है। अब लेकिन अगर क्वेश्चन आप पहले तो यही ट्राई करना कि खुद से बन जाए, अगर बन जाए तो बहुत ही बढ़िया है। और कभी मैट्रिक्स में अगर जो है आपका यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी है तो 1 के ही इक्विवेलेंट हो गया एक तरीके से वो, तो उसको भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, है ना। कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी दिखती है। और देखो 20 में से 10 तो भाई ऐसे ट्राई करो कि आपसे स्मार्टनेस से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, या फिर प्राइमरी क्लासेस के नॉलेज पे। ये चीज अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन, जो आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ है ना ऑफिशियल वाला, उसमें ही मैं क्वेश्चंस में आपको चीजें अप्लाई करके दिखाऊंगा, और बाकी 4 से 5 डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड रहते हैं। तो भाई 15 नंबर तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। अब जैसे कि यही सैंपल क्वेश्चन पेपर का जो है क्वेश्चन देख लो, इंटरवल इन विच द फंक्शन डिफाइंड बाय fx is equal to e की पावर x is strictly increasing is। भाई मतलब देखते से ही क्वेश्चन टिक कर देते। अरे एक्सपोनेंशियल का क्या ग्राफ नहीं पता, अपन ने प्राइमरी क्लासेस में देखा है भाई कि ये लगातार इस तरीके से बढ़ता है, e की पावर x तो हमेशा हमें एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये चीज हमें समझ में आ रही है कि वैल्यू यहां से लेकर यहां तक लगातार इंक्रीज ही होते जा रही है, ऐसा नहीं है कि ग्राफ वापस इस तरीके से लौट रहा है। तो सीधी सी बात बोल दो, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ए और बी जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस दिए सेम ऑर्डर के, डिटरमिनेंट ऑफ ए दे के रखा है 5, ठीक है। और यहाँ पे जो है बोला है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो अपन एक काम करते हैं ना, अपन जो है बी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी, बस ये बोला है कि नॉन सिंगुलर रहना चाहिए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लो, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का यहाँ पे क्या लॉजिक रहता है कि उसका जो डिटरमिनेंट रहता है वो यहाँ पे 0 रहता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, और अपन ने बोल दिया कि ये दोनों का सेम ऑर्डर है, लेट्स से 3 क्रॉस 3 मान लिया। तो अब इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है जो गिवन एक्सप्रेशन है। तो गिवन एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स लोगे तो वो क्या होता है, आई हो जाता है, और ये ए हो गया, और बाकी बी की जगह फिर से आई आ गया, और इसका जो है अपने को यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो भैया आई इंटू आई तो सिंपली फिर से आई स्क्वायर हो गया, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और आई इंटू ए क्या हो जाएगा, सिंपली ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का यहाँ पे जो है स्क्वायर करना है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 5 था, 5 का स्क्वायर क्या रहेगा 25। ऑप्शन बी सही आंसर है। इस तरीके से सिंपल से मतलब लॉजिक से कर सकते थे। अपन को बी से मतलब ही नहीं था तो उसको हटा दिया अपन ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान के। ये चीज याद रखना, ऐसे अपन सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे अगर क्वेश्चन में अपन को आसान बनाना है, क्योंकि वहां पे अपन को स्टेप्स मेंशन नहीं करना है ना, एमसीक्यू में तो आंसर से मतलब है। अगला यहाँ पे देखो, वैल्यू ऑफ n सच दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x की पावर n dy by dx इज इक्वल टू y इंटू log y माइनस log x प्लस 1। ये होमोजीनियस कब रहेगा। अब मान लीजिए आपको होमोजीनियस का मतलब नहीं पता, फिर भी इक्वेशन अगर ध्यान से देखो, dy by dx इज इक्वल टू y इंटू log y माइनस log x प्लस 1। एक log की जो है बेसिक सी प्रॉपर्टी तो यहाँ पे पता होगी कि ये log y by x हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे जो है प्लस 1 रहेगा। तो अब अगर भैया यहाँ पे n की जगह अपन वैल्यूज यहाँ पे डाल के देखें, 0 अगर मैंने डाल दिया तो x की पावर 0 1 हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे y बचा। तो समझ में आ रहा है कि ये होमोजीनियस तो रहेगा नहीं, है ना। होमोजीनियस का मतलब यहाँ पे क्या रहा कि सभी टर्म्स की यहाँ पे सेम डिग्री हो जाए, तो ये देखने को तो मिलेगा नहीं। और आपको पता है होमोजीनियस इक्वेशन में अपन y इज इक्वल टू vx टाइप की कुछ इक्वेशन लेते हैं, तो y बाय x वाला एक्सप्रेशन दिखे तो बहुत ही बढ़िया है। ये चीज यहाँ पे समझो, अगर बेसिक से सॉल्व एग्जांपल भी देखे होंगे तो ये लॉजिक यहाँ पे याद होगा। तो इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि n की जगह अगर मैं 1 डाल दूं तो यहाँ पे y बाय x का एक्सप्रेशन बन जाएगा।
तो ये अपनी जो है होमोजेनियस हो गई इक्वेशन। बस इसके बेसिस पे अपन ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक कर सकते थे। मैं बता रहा हूँ ना, इस टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको कल के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इफ द पॉइंट्स x1, y1, x2, y2 और x1 plus x2, y1 plus y2 आर कोलिनियर, देन x1 y2 इज इक्वल टू। अब देखिए इसके लिए ना डिटर्मिनेंट के आपके जो है यहाँ पे लगता है कि हाँ ये कोलिनियर है, तो डिटर्मिनेंट वाले लॉजिक से जो है यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। पर मैं तो कहूंगा डिटर्मिनेंट से आप सोचो ही मत, आप तो सिंपली स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे लॉजिक एक बार सोचो। 3 पॉइंट्स यहाँ पे कोलिनियर है, तो यानी कि ये इसको ज्वाइन करती हुई लाइन और इसको ज्वाइन करती हुई लाइन एक ही लाइन हो गई, तो इसका जितना स्लोप रहेगा उतना ही इसका स्लोप रहना चाहिए। तो x2, y2 और x1, y1 का स्लोप कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इस पॉइंट और इसका क्या हो जाएगा स्लोप, ये हो जाएगा हमारा y1 अपॉन x1, क्योंकि y1 प्लस y2 माइनस y2 माइनस y2 कैंसिल हो गया, अपॉन x2 प्लस x1 माइनस x2, तो x2 कैंसिल हो गया, बस इतना बचा। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से आप जो है मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पे x1 y1 कैंसिल, तो y2 x1 इज इक्वल टू y1 x2, यानी कि ये वाला ऑप्शन ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये सेकंड्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे और डिटर्मिनेंट वाले अपन को मेथड की जरूरत ही नहीं थी। तो जहां पे टाइम सेव कर लो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैथ्स का पेपर थोड़ा सा लेंदी हमें देखने को मिलता है। अच्छा ये अगला क्वेश्चन, अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पे तो क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आप यहाँ पे ध्यान रखिए। देखो सिंपल सी चीज है कि जो बीच के यहाँ पे आपके नंबर रहने वाले वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक में क्या रहते हैं, डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स रहते हैं वो जीरो रहते हैं, तो ए की वैल्यू तो अपनी यहाँ पे जीरो हो गई। बाकी अब ये वाली लाइन अपन अगर यहाँ पे काट दे तो इसी के जो आपकी यहाँ पे मिरर इमेजेस बन रही है वो नंबर अपोजिट साइन के साथ रहेंगे। जैसे ये 1 है तो ये -1 है, यहाँ पे 2 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो ये -3 होना चाहिए, मतलब बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, -2 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो 3 - 2 यहाँ पे कितना हो गया 1। इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या रहेगा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स रिलेटेड कुछ यहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है, आपके बस यहाँ पे जो साइड के एलिमेंट्स है वो यहाँ पे सेम हो जाते हैं। तो इतना सा बस आपका जो है यहाँ पे लॉजिक लगना था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अब ये वेक्टर वाला जो है क्वेश्चन अगर स्टूडेंट को यहाँ पे सॉल्व करना होता तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर रहा होता, लेकिन अगर किसी को ये चीज यहाँ पे क्लिक नहीं करी तो भी ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो सकता था। क्लास 11th का बेसिक फिजिक्स में वेक्टर में जो अपन चीजें पढ़ते थे वो भी याद है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। कैसे सॉल्व हो जाता, ध्यान से देखो, मॉड्यूलस एक बेसिकली जो है आपका यहाँ पे अगर अपन स्ट्रेट लाइन के इसमें बात करें तो ये क्या आपका जो है शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है किसी वेक्टर का। तो यहाँ पे जो है अगर मैं एक वेक्टर इस तरीके से मान लूं कि इसकी आपकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3 है, और यहाँ पे 4 दे के रखा है, तो अपना जो है दूसरा वेक्टर अपन यहाँ पे ले ले, ठीक है, दूसरा वेक्टर अपन यहाँ पे ले ले, क्योंकि ये दो वेक्टर स्पेस में कहीं पे भी रह सकते हैं। अगर मैंने इस तरीके से जो है वेक्टर्स को ड्रॉ कर लिया तो मुझे एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही है कि इससे जो रिजल्टेंट बनेगा, अब क्योंकि ये दोनों कितने पे 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट जस्ट यहाँ पे 20 से जाएगा। और रिजल्टेंट की खास बात क्या रहेगी कि वो हमारा जो है मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी रहेगा, ठीक है ना, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी रहेगा। ये तो मेरे हिसाब से आपने पैरेललोग्राम लॉ ये चीज याद होगी थोड़ी सी। तो इसकी कितनी वैल्यू है, यहाँ पे 5 है। तो अब एक डायगोनल अगर जो है यहाँ पे इनका रिजल्टेंट मतलब एडिशन शो कर रही है, तो दूसरी डायगोनल जो है ना वो a माइनस बी को शो करती है। याद आ रहा होगा फिजिक्स का थोड़ा सा ये बेसिक चीज। तो इसी के थ्रू आप यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकते थे, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा था तो ये डायगोनल्स की लेंथ क्या रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगी। तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3, 4, 5 जो है क्या बनाते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं। तो बेसिक नॉलेज के बेसिस पे आपको इतना सब कुछ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, फिर से टाइम सेव कर सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर अपन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y और फीजिबल रीजन आपको यहाँ पे देके रखा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पे बोला गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज एट r 40,0। भाई आपको z देके रखा है तो आप इसके अंदर 40,0 डाल के देखो ना कितना आ रहा है। x की जगह 40 डाला, y की जगह 0 डाला, तो ये कितना आ रहा है, 160 आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरे ऑप्शन में देके रखा है कि 30,20 पे, तो 30,20 डाल के देखो, 30 इंटू 4 120 और 20 इंटू 3 कितना हो गया 60, तो ये 180 आ रहा है। मतलब ये ऑप्शन तो पक्का गलत हो गया, क्योंकि ये वैल्यू उससे बड़ी है। समझ में आ रही है जी। और ऐसे ही ये वाला अगर आप ऑप्शन डी देखो तो 30,20 इज लेस देन दैट ऑफ वैल्यू एट 40,0, बट अपन यहाँ पे देख रहे हैं 180 ये वाली वैल्यू और ये 160 है, तो ये लेस तो नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी अपना कैंसिल हुआ। और ये देखो 40,0 पे अपनी 160 आई और 0,40 पे कितनी आएगी, चेक कर लो, 0 यहाँ पे डाला, 40 यहाँ पे डाला, 120, तो ये भी तो लेस नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, मतलब कि ऑप्शन बी सही आंसर है।
ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं भी पता तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता। बाकी एलपीपी का तो यार सिंपल सा लॉजिक है ना, उसको अपन को छोड़ना ही नहीं चाहिए। आपको सिंपली कॉर्नर पॉइंट पे सारी वैल्यूज चेक करते जानी है, जो भी मैक्सिमम है या मिनिमम है उसके बेसिस पे आप आंसर निकाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन भाई स्टूडेंट्स ज्यादातर छोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन का समझ में नहीं आता कैसे इंटीग्रेट करे। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन का यहाँ पे जो रिवर्स रहता है वो क्या रहता है, वो डिफरेंशिएशन रहता है। ये एक सिंपल सा लॉजिक अगर याद है तो इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे ये चीज सोचिए कि अगर मैं इसको जो है डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास कितना बचा एक्सप्रेशन, बस 1/x³ 1 + x⁴ 1/2 है ना। और ये अगर जैसे कि इंटीग्रेशन dx/x³ 1 + x⁴ 1/2, इसका मान लो ये वैल्यू ये रहती, ऑप्शन ए आंसर रहता। मैं अभी सिर्फ अजम्पशन के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। मान लो ये वैल्यू रहती, अगर ये वैल्यू रहती और मैं दोनों साइड यहाँ पे डिफरेंशिएट करता तो क्या होता, ये वाला एक्सप्रेशन जो है बस ये बच जाता और इसको जो भी डिफरेंशिएट करके आ रहा है वो वैल्यू रहती, तो वो दोनों मतलब इक्वल आ रही होती, कांस्टेंट का तो खेल ही खत्म हो जाता है ना। तो इस हिसाब से अपन को क्या करना है, सारे ऑप्शंस को चेक करना है, सारे ऑप्शंस को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना और चेक करना है कि कौन सी इस वैल्यू के इक्वल आ रहा है। तो ऑप्शन ए से अपन स्टार्ट करते हैं। इसको अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो देखो क्या आ रहा है, -1/2x² को मैं एज इट इज रहने देता हूं, ठीक है। -1/2x² को एज इट इज रहने देता हूं, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं। √1 + x⁴ को मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 √1 + x⁴, और यहाँ पे चेन रूल की वजह से क्या आ गया 4x³। फिर -1/2x² को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमारा जो है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सिंपली माइनस ऑफ, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 तो एज इट इज, x⁻² है, x⁻² है तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा -2/x³, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा √1 + x⁴। अब जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर ले अपन सॉल्व, 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, x² और यहाँ पे बस x बचा हुआ है, फिर यहाँ पे 2 कैंसिल और इतना एक्सप्रेशन बचा है, तो ये कितना आ गया -x/√1 + x⁴ माइनस ऑफ √1 + x⁴ x³। अब इसको इधर पे अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, आपका एलसीएम लेना है सिंपली, तो -x⁴ माइनस ऑफ 1 + x⁴। और एक चीज सॉरी, यहाँ पे जो है ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा, तो -x⁴ और ये क्या हो गया +1 + x⁴, तो यहाँ पे आपका नीचे क्या हो गया x³ 1 + x⁴ रेज़्ड टू पावर 1/2। अब देखो -x⁴ और x⁴ भी कैंसिल हो गया, तो सेम एक्सप्रेशन अपन को देखने को मिल रहा है, मतलब ऑप्शन ए अपना सही आंसर है। तो कई बार किस्मत अच्छी है कि एक ही बार डिफरेंशिएट करके आ जाए, नहीं तो सेकंड थर्ड ऑप्शन तक अपना जनरली आंसर आ जाता है ना। तो इस तरीके से बस डिफरेंशिएट करके आप जो है चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2π कोसेक रेज़्ड टू पावर 7x dx। अब देखो ये क्वेश्चन में भी आपको अगर डेफिनेट इंटीग्रल का यहाँ पे प्रॉपर्टी पता थी तो ही ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे इजी रहता, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाता। तो अब देखिए अपन जो है ना सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व कर सकते थे, आप थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगा के देखिए। आपको कोसेक एक्स का ग्राफ पता है, नहीं पता है तो बहुत ही सिंपल रहता है, साइन एक्स का तो ग्राफ बच्चे को पता है ना। अब इसमें क्या करना है, बस यहाँ पे ये जैसे ये टिप है तो इधर पे इस तरीके से जो है आप उठा दीजिए, कप टाइप का जो है आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब अपनी बात यहाँ पे 0 से लेकर 2π तक ही हो रही है तो इसको तो भूल ही जाइए, यहीं तक अपन को जो है कर्व को यहाँ पे देखना है, इतने से इतने रीजन के बीच में ही देखना है। अब इसकी मान लो कोसेक एक्स की पावर अगर 7 भी मैं कर दूं तो ये वाला जो कर्व है ये थोड़ा बहुत ऐसा कुछ चेंज होगा, ठीक है। आपका पावर 7 है तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कुछ करके थोड़ा बहुत जो है चेंजेस यहाँ पे अपन को देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे कि ये जो सिमेट्री थी ना, ये जो सिमेट्री थी ये अभी भी वही की वही बनी रहेगी, सिमेट्री चेंज नहीं होगी। और यहाँ पे क्योंकि 0 से लेकर 2π तक अपन को जो है इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे अपने को समझ में आएगा कि ये क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, और यहाँ पे जो है ये एक्स एक्सिस के नीचे है ये नेगेटिव पार्ट हो गया। तो क्योंकि इंटीग्रेशन अपन को क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व है ना, ये तो मेरे हिसाब से एरिया अंडर द कर्व में आपको क्लियर ही है ये चीज, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल होकर हमें 0 मिल जाएगा। सिंपली आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। तो कई क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि हमें अगर बेसिक्स भी क्लियर है ना तो सॉल्व हो जाते हैं, अगर हमें प्रॉपर्टी नहीं भी पता है तो भी आपको जो है दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आंसर जो है फाइनली प्रॉपर्टी यूज करके भी 0 ही आया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्राफ ड्रॉन बिलो डिपिक्ट्स। अब मान लो इस ग्राफ के अंदर आपको पता ही नहीं था कि इनवर्स के ग्राफ्स कैसे दिखते,
तो भी ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता, क्योंकि भाई ग्राफ आपके सामने, आप एक काम करो ना, कोई वैल्यू डाल के देखो। जैसे मैंने क्या करा, x की जगह अगर मैंने यहाँ पे 0 डाला, x की जगह मैंने 0 डाला, तो साइन इनवर्स 0 मेरा कितना होता है, 0, क्योंकि साइन 0 कहाँ पे देता है, 0 पे देता है। पर यहाँ पे अपन ने जब चेक किया, मैंने x की जगह 0 डाला तो मुझे तो यहाँ पे π/2 वैल्यू मिल रही है। x की जगह जब मैंने 0 डाला तो मुझे तो π/2 मिल रही है, तो ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। फिर यहाँ पे x की जगह 0 डाला तो cos इनवर्स 0 क्या दे रहा है, π/2, ये जरूर π/2 दे रहा है, तो ये शायद चांसेस है कि ये हो जाए। फिर यहाँ पे x की जगह 0 डाला तो कोसेक इनवर्स 0 कहाँ पे देगा मुझे, हाँ तो कोसेक तो मुझे जो है कहीं पे 0 दे ही नहीं पाता है ना। यहाँ पे आपको ग्राफ में समझ में आ रहा होगा कि ये ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, तो ये -1 से लेकर 1 तक की वैल्यू तो अपन को मिलती ही नहीं है, तो भाई वो तो अपन डाल ही नहीं सकते, मतलब वो भी अपने आप जो है कैंसिल हो गया। और कॉट इनवर्स यहाँ पे x की जगह 0 डाला तो कॉट भाई 0 अपन को कहाँ पे देगा, बताइए, कॉट अपन को जो है 0 कहाँ पे देगा, तो ये सिंपली जो है π/2 पे देगा अपने को। ठीक है, तो दो ऑप्शन अपने पास बचे। ऐसे ही x इक्वल टू 1 पे आप चेक कर लो, जैसे कि cos इनवर्स 1 अपने को कितना दे देगा, यहाँ पे cos इनवर्स 1 जो है अपना यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल देखिए x इक्वल टू 1 पे यहाँ पे अपने को यहाँ पे 0 मिल रहा है, तो यही आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं x की जगह 1 डालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, π/4, कॉट π/4 मुझे 1 देता है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक रहती है, अगर ग्राफ नहीं भी पता है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। अब इस क्वेश्चन में है व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे e की पावर dy/dx इज इक्वल टू x दे के रखा है। अब देखिए यहाँ पे सिंपली अगर आप log ले लेते हैं ना, तो ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत इजी था, ये dy/dx हो जाता और यहाँ पे log x बन जाता, इसको फिर यहाँ पे ले गए और दोनों साइड इंटीग्रेट किया, सॉल्व हो जाता। लेकिन मान लो ये चीज में आपको दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो भी पता है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाता, आप भाई ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर दो ना, हमें जिसमें भी ये एक्सप्रेशन मिल गया वो हमारा आंसर है। जैसे इसको डिफरेंशिएट किया dy/dx और इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया log x, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले x को डिफरेंशिएट किया, log x को एज इट इज रखा, अब log x को डिफरेंशिएट करो और x को एज इट इज रखो, तो 1/x इंटू x, तो ये 1 आ रहा है। ये अपने को इससे मिलता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको चेक करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही यही आ जाएगा log x प्लस 1, और यहाँ पे जो है -x का डिफरेंशिएशन करूं तो -1, तो ये और ये कैंसिल, dy/dx इक्वल टू log x आया। दोनों साइड अगर मैंने e की पावर में उठा दिया तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर log x सिंपली x, तो देखो भाई एक्सप्रेशन के इक्वल आ गया, तो ऑप्शन बी अपना सही आंसर है। तो मैं वही बता रहा हूं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये रिवर्स रूल जो है ना, आप याद रखिएगा, इंटीग्रेट करने में दिक्कत है तो डिफरेंशिएट कर लो भाई ऑप्शंस को, काम अपना आसान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस टेक्निक को, बहुत जगह जो है आपका यहाँ पे काम आ सकता है। 17 क्वेश्चन अब देखे तो ये भाई सिंपल सा था, fx इज इक्वल टू यहाँ पे गिफ x। अब एक चीज बस गिफ्ट के बारे में ध्यान रखना, ये जो है ना इंटीजर पॉइंट्स पे ही परेशान करता है, इंटीजर पॉइंट्स पे ही जो है अपनी कंटिन्यूटी यहाँ पे ब्रेक होती है। अगर आप जो है यहाँ पे इसका ग्राफ भी बना के देख लो, इसका ग्राफ भी बना के देख लो, तो सभी जो इंटीजर पॉइंट्स है वहीं पे जो है दिक्कत क्रिएट करता है, बाकी कहीं पे दिक्कत नहीं क्रिएट करता। तो जब इन्होंने 2.5 दिया जो कि इंटीजर नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस भी रहेगा, डिफरेंशिएबल भी रहेगा। और जहां पे आपके अगर मैं इंटीजर पॉइंट्स पे बात करूं तो ना कंटिन्यूअस रहेगा ना डिफरेंशिएबल, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी तो वैसे ही खत्म हो गई। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखें, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स एन ओपन एयर honey bee nest on the branch of a tree whose plane figure is parabolic shape given by x square is equal to 4y। x square is equal to 4y का जो है अपना ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड द लाइन y is equal to 4, तो 1 2 3 और ये 4, ये आपकी जो है y is equal to 4 की लाइन बन गई। अब y is equal to 4 इसको कहां पे काट रही होगी, तो x square is equal to 4y, y की जगह मैंने 4 डाला तो x की जगह मुझे प्लस माइनस 4 मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका 4 हुआ और ये अपना कितना हुआ, यहाँ पे -4 हुआ, तो एरिया जो है ये वाला अपना हुआ। अब देखो इसके लिए स्टूडेंट्स फिर से बोलेंगे भैया इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मैं कहूंगा नहीं इंटीग्रेट करो यार, ऑप्शंस देखो कितने दूर दूर है। आप तो एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि हम जो है ना एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल इस तरीके से बना लेते हैं, समझ में आ रहा है, ये ट्राइंगल भी तो इसी का अंदर का ही एक पार्ट दिख रहा है, और ये ट्राइंगल अपन एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 8 है और ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट सिंपली 4 है, दिख रहा है ना, 1 2 3 4 है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, हाफ इंटू 4 इंटू 8, ये कितना हो गया 16 हो गया। अब ये समझ में आ रहा है कि ट्राइंगल अपन ने थोड़ा छोटा लिया है, ये भी तो कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन है यहाँ पे, ये भी तो कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन है, तो 16 से बड़ा रहेगा आंसर। तो इसके बेसिस पे आप ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ये 10 पॉइंट समथिंग है। फिर ये 64/3 ये कितना हो जाएगा, तो ये अपना जो है 21 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा। तो देख रहे हो आप कि ये 16 से बड़ा है, फिर ये तो और बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर हम देखें तो ये 40 समथिंग हो जाएगा, 3 4 जो है 12, फिर आपका जो है 42 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और ये और भी बड़ा है। पर क्या इतना बड़ा जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है इस ट्राइंगल के डबल कुछ एरिया है,
है, थोड़े सा वैल्यू ऐड हुई है पर डबल तो नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो पास का आंसर है वो ऑप्शन बी है, और इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते थे। अब इंटीग्रेशन से करने जाते टाइम लगता, लेकिन अपन ने जो है स्मार्टनेस दिखाते हुए इस क्वेश्चन को काफी जल्दी सॉल्व कर लिया। तो यही चीज एमसीक्यूज में आपको ध्यान रखनी है। मैंने इंटीग्रेशन के प्रति भी आपका डर मेरे हिसाब से इस वीडियो के थ्रू थोड़ा निकाल दिया होगा, है ना। कुछ स्मार्ट मेथड्स आपको जो है हेल्प करेंगे। और एक चीज जो है आपको यहाँ पे स्मार्ट चीज बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस में देखो अगर चीजें नहीं भी बन रही है तो एटलीस्ट स्टेप्स थोड़ी बहुत मेंशन कर देना। अब जैसे ये cot इनवर्स 3x + 5 ग्रेटर देन π/4 था, अपन को रेंज निकालनी थी ऑफ द वैल्यूज ऑफ x। अब आपको कुछ नहीं सूझ रहा था तो आप ये करते कि देखो cot इनवर्स को तो हटाना पड़ेगा, तो कौन सी वैल्यू है जो कि π/4 देती है, वो cot इनवर्स 1 रहता है। तो सिंपली ये भी स्टेप लिखते तो आधा नंबर यहाँ पे मिल जाता। आगे भलाई सॉल्व नहीं हो रहा हो, कुछ गलती हो जाए चल जाएगा, लेकिन आधा नंबर तो मिलता। क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़ना, ऐसा मत करना। फिर 26 क्वेश्चन यहाँ पे देखो, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर 5 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज आउट, इस तरीके से जो है देके रखा है, इफ द काइट इज मूविंग अवे। तो भैया इसमें डायग्राम बना के आना और कुछ बेसिक सी जो इक्वेशन समझ में आ रही है उसको लिख देना। जैसे कि ये लिखा, अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल था तो ये इक्वेशन लिखी, आपको आधा और आधा 1 नंबर मिल गया सिर्फ इतना लिखने का। आगे एओडी का कॉन्सेप्ट आपने लगाया हो नहीं लगाया हो तो भी अपने को जो है यहाँ पे नंबर मिल गए। अगला यहाँ पे देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर भाई ये भी एओडी वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एबिलिटी बताना था। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझ में आए ना आए कम से कम जो फंक्शन दिया है उसको एक बार और 2 बार डिफरेंशिएट कर देना। दूसरी बार डिफरेंशिएट क्यों? क्योंकि अपन को चेक करना रहता है कि मिनिमा है कि मैक्सिमा, है ना। तो ये करके आ जाना। यहाँ पे 2 नंबर मिल गए, जबकि ये 3 मार्क का क्वेश्चन था। अपन फाइनल आंसर तक पहुंचे हो नहीं पहुंचे हो, पर इतने ही स्टेप्स के आपको 2 नंबर मिल गए। तो ये बेसिक चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। चलिए मेरे हिसाब से इस वीडियो से आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, है ना। पेपर में अपना बेस्ट देके आओ, डेफिनेटली आप जो है एक अच्छा स्कोर यहाँ पे पेपर के अंदर निकालोगे। तो एक चीज कमेंट सेक्शन में सभी लिखना, मैथ्स बढ़िया जाएगा, फोड़ के आना है पेपर को, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जो भी करोगे सबसे बढ़िया करोगे। तो कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर देखनी चाहिए। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा अगर सेशन पसंद आया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।